नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख और मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। आज देश का बही खाता, देश का बजट आने वाला है। बस कुछ ही देर में 11 बजे संसद में बजट पेश करेंगी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ये उनका चौथा बजट होगा। दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर जब पीएम मोदी भवन पहुंचे, संसद पहुंचे और मंत्रिमंडल की बैठक इस वक्त चल रही है और दूसरी तरफ वित्त मंत्री आज बजट पेश करेंगे। तो ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचे और 10:10 का वक्त निर्धारित था केंद्रीय कैबिनेट के लिए। इससे पहले निर्मला सीतारमण रक्षा मंत्रालय पहुंची थी, माफ कीजिए वित्त मंत्रालय पहुंची थी और वित्त मंत्रालय से उसके बाद सीधा वो राष्ट्रपति भवन पहुंची, जहां उन्होंने रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और बजट पर अनुमति हासिल की, उनकी इजाजत हासिल की और उसके बाद सीधा वो भी कैबिनेट के लिए वहां से रवाना होगी। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन के सामने। तो 11 बजे देश का बही खाता केंद्रीय वित्त मंत्री पेश करेंगी, लेकिन उससे पहले जो तमाम तरह की औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जा रही हैं। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले बैठक में पहुंचे थे और अब से कुछ देर के बाद ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। क्या निकलेगा इस पिटारे से, देखना काफी महत्वपूर्ण। देश की जनता को काफी उम्मीदें। 5 बड़ी अपडेट आपको दे। राष्ट्रपति ने बजट को इजाजत दे दी है। वित्त मंत्री ने उनसे मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन जाकर बजट की प्रतियां संसद भवन पहुंच गई हैं। शेयर बाजार में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। जो सुबह 550 के आसपास का अंक सेंसेक्स में और निफ्टी में 150 के आसपास की बढ़त थी, वो अब 850 के आसपास सेंसेक्स में बढ़त देखने को मिल रही है। निफ्टी 250 के ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी। राष्ट्रपति पहले ही से मंजूरी दी जा चुकी है। कैबिनेट में इस पर चर्चा होगी। उसके बाद 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी और जब कार्यवाही शुरू होगी तो उसमें सीधा बजट पेश करेंगे। और ये देखिए, ये आपको दिखाते हैं। अब चूंकि तकनीक का जमाना है, ड्रोन के जरिए से आपको दिखाते हैं बजट में शिक्षा पर कितना खर्च रहा है। 2018-19 में 85,000 करोड़, 2019-20 में 93,848 करोड़, 2020-21 में 99,300 करोड़ और 2021-22 में ये 93,224 करोड़, लेकिन 1 लाख करोड़ के आंकड़े को नहीं छू पाया। इस बार उम्मीद है 2022-23 का जब बजट पेश करेंगे तो क्या 1 लाख करोड़ के ऊपर देश का शिक्षा बजट जाएगा। बिल्कुल, तो शिक्षा पर कितना खर्च इस बार सरकार करेगी, देखना महत्वपूर्ण रहेगा। ये आपको अब तक के आंकड़े बता रहे हैं जो सरकार ने बजट में पेश किए हैं। 2020-21 में 99,300 करोड़ तक तो ये आंकड़ा पहुंचा था। 21-22 में 93,224 करोड़ तक पहुंचा। लेकिन इस साल शिक्षा पर कितना खर्च करेगी सरकार, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक, अब सीधा अपने मेहमानों के पास चलते हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से अवनीश बुंदेला साहब, अर्पित गोयल साहब अर्थशास्त्री हैं, जुड़े हुए हैं। मैं बुंदेला साहब आपके पास आ रहा हूं। बुंदेला सर, मेरा एक सवाल है आपसे। आपदा में अवसर, ये मोदी जी ने एक टर्म दिया था, क्या आपदा में अवसर नहीं बनेगा अगर हेल्थ बीमा या बीमा जिसे हम कवर कहते हैं उस पर जीएसटी जो मांग भी हो रही है कि 18% से आप घटाकर 5% कीजिए, हेल्थ सेक्टर में आप खर्च कीजिए, रोजगार बढ़ेगा, लोगों को अच्छी हेल्थ सर्विस मिलेंगी, रोजगार बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी और वो जब बीमा बढ़ेगा तो फिर लोगों की कमाई भी बचेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि अचानक से आने वाला खर्चा जो सेविंग्स को तबाह कर देता है वो स्वास्थ्य क्षेत्र से ही आता है। बीमारी हुई, सारी सेविंग चली जाती है। देखिए, ये बात सही है कि जो बात है, जो खासकर मेडिकल से जुड़ी हुई बात है, मैं कहूँगा सबसे पहले तो ये जो इस पर जीएसटी आपको कम करना चाहिए। ये जो हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है, दिन पे दिन आप देखें उस पर टैक्स बढ़ता जा रहा है। आपने कोविड काल में भी देखा कि जिस तरह से जैसे सैनिटाइजर था और जो कुछ जरूरी दवाइयां थी कोरोना के दौरान, मास्क वगैरह भी आप देखें, उन पर भी टैक्स स्लैब काफी ज्यादा था। किसी पर 12 था, किसी पर 18 था। तो मुझे लगता है कि जो कोविड काल जैसी त्रासदी से ये देश 2 साल से गुजर रहा है, तो उस मामले में अगर आप उस विषय की बात करें, उन पर टैक्स कम करना चाहिए। बाकी तो देखिए आसिफ भाई, ये बात सही है कि हर व्यक्ति को उम्मीदें होती हैं बजट से। मैंने पूर्व में भी कहा, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का हो, मैं बैठा हूं, आदरणीय डॉक्टर साहब बैठे हैं, हर व्यक्ति को उम्मीद है, व्यक्तिगत तौर पर उम्मीद है। ठीक है साहब, जनता के लिए, लेकिन एक आम व्यक्ति भी, जैसे आज हम लोग भी हैं, आप भी हैं, तो हम भी आम व्यक्ति, हमारा आपका भी घर है, हमारे आपका भी बजट है, घर का बजट है। तो आप अगर आप
आप उसमें देखें से अभी मैं सुन पा रहा था, आपको बड़ा अच्छा आपने विषय रेज किया है। आपका कहना था कि एफएमसीजी सेक्टर जो है वो काफी नीचे गया, उसको बूस्ट देना। उसको बूस्ट देने का कारण है ये भी है क्योंकि उसमें आप देखिए सबसे जल्दी जो चीजें मूव करती हैं हमारे घर में, हम टीवी 1 या 2 खरीदते हैं साल में 2-4 बार, 10 साल में 1 बार। मकान आदमी जीवन मुश्किल से 1 बार बनाते, जो इन्वेस्टर होते हैं वो बार ठीक है 2-4 5-6 बार बना लेंगे। लेकिन जो चीजें रोजमर्रा की आवश्यक चीजें होती हैं, खाने पीने की, तेल साबुन, ये एफएमसीजी प्रोडक्ट हैं और ये सबसे ज्यादा आदमी इसमें व्यय करता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसको बूस्ट देना चाहिए। और जो मुझे लगता है इस पर जो महंगाई जो बढ़ी उसका एक बहुत बड़ा कारण है। इसके कारण से लोगों ने क्रय तो किया है लेकिन लोगों ने स्टॉक करना बंद कर दिया है। पहले जहां आदमी 15 दिन का किराना खरीदता था वो 5 दिन का 7 दिन का खरीदता है। तो ये कंडीशन है। मुझे लगता है कि आपको पेट्रोल डीजल के जो भाव है अगर वो जिसको जीएसटी के दायरे में लाते हो आप, तो उससे काफी फायदा होगा, दाम भी कम होंगे, उससे एफएमसीजी जो प्रोडक्ट है इंडस्ट्री उसको काफी बूस्ट मिलेगा। बाकी रोजगार तो सदैव ही सर एक प्रमुख चीजें रही हैं क्योंकि आप देखें अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, जो रियल एस्टेट, वो सबसे ज्यादा अनऑर्गेनाइज। तो देखिए चर्चा लगातार जारी है। इस बीच एक बड़ा अपडेट, संसद भवन में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बड़ा अपडेट, केंद्रीय कैबिनेट ने बजट को मंजूरी दे दी है, यानी कि अब से कुछ ही देर में बजट पेश करती हुई वित्त मंत्री नजर आएंगी। राष्ट्रपति ने बजट को मंजूरी दे दी है और बजट की प्रतियां संसद भवन में पहुंच चुकी है। शेयर बाजार में भी उछाल देखने को मिला है। अब से कुछ ही देर में देश की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और चौथी बार होगा जब देश की वित्त मंत्री ये बजट पेश करती हुई नजर आएंगी और ये बेहद महत्वपूर्ण क्षण है। चर्चा लगातार जारी है। मैं अर्पित गोयल जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, व्यापारी व्यापार में राहत चाहता है, आम नागरिक चाहता है महंगाई से राहत मिले, लेकिन एक नौकरी पेशा इंसान चाहता है कि उसे टैक्स में कुछ छूट मिले। राशन से लेकर सेविंग्स तक हम हर चीज पर टैक्स भरते हैं। अगर सरकार महंगाई से थोड़ी राहत देना चाहती है जनता को, तो क्या टैक्स में राहत देने के अलावा सरकार के पास कोई और विकल्प भी हो सकते हैं? देखिए मैम, टैक्स में राहत आदमी चाहता है, पर हर साल जो बजट में टैक्स में राहत दी जाती है 10-12 हजार का छोटे स्तर पर फायदा मिलता है और बड़े स्तर पर अलग अलग सेक्टर के हिसाब से फायदा मिलता है। इसके टैक्स के अलावा सरकार अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ ध्यान दे या जो सब्सिडीज हैं कुछ सेक्टर स्पेसिफिक जिनको मार्जिन्स कम है या एसेंशियल कमोडिटीज वाले सेक्टर हैं, अगर उसमें कुछ सब्सिडीज की तरह राहत दी जाए या इनडायरेक्ट टैक्सेस में अगर कमी की जाए तो आम आदमी को फर्क पड़ेगा। मैं लौट रहा हूं आपके पास अर्पित सर। देखिए अभी जो चीजें चल रही है उसमें रायपुर से नितिन भंसाली जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और बुंदेला जी भी हैं, 2 हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और हमारे साथ बीजेपी की तरफ से हितेश वाजपेयी साहब हैं। नितिन भंसाली जी, इंश्योरेंस सेक्टर अपने लिए राहत मांग रहा है और कमाल की बात यह है कि इंश्योरेंस सेक्टर के इस वक्त जितने शेयर हैं वो इस वक्त पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहे हैं। एचडीएफसी, एसबीआई, जनरल इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई सभी में उम्मीद दिख रही है और शायद उनको उम्मीद लग भी रही है कि इस बार जो बजट आएगा उसमें इंश्योरेंस और हेल्थ केयर, इन 2 पर सरकार का फोकस रह सकता है। आपको भी उम्मीद है क्या सरकार से, हेल्थ केयर में सरकार का फोकस होगा? देखिए, जिस प्रकार इस पैंडेमिक से, कोरोना के पैंडेमिक से हम निकले हैं या अभी भी उन चीजों से जूझ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर पूरे देश की जनता को क्या, इंश्योरेंस कंपनियों को क्या, पूरे देश की जनता को ये उम्मीद है कि हेल्थ के विषय में सरकार कुछ अच्छा बजट, बड़ा बजट रखेगी अलग से। और इसके अलावा देखिए, जो ये टैक्सेस की जो बात हो रही है, चाहे हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, चाहे हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, देखिए प्रीमियम बढ़ गए हैं। प्रीमियम इसलिए बढ़े हैं क्योंकि इसमें टैक्सेशन और टैक्स वगैरह की जो राशि अलग से ऐड की जा रही है, इसका भार जो है वो कहीं न कहीं आम नागरिकों पे पड़ रहा है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हैं। साथ ही मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन और ये जो दवाइयां और जो उपकरण है जो स्वास्थ्य सुविधाओं से जो रिलेटेड, इसमें लगातार कांग्रेस के द्वारा कोरोना काल के दौरान भी लगातार ये मांग की जाती रही है कि इस पर जो है वो जीएसटी और जो भारी भरकम जो टैक्स लग रहे हैं उसको कम किया जाए। तो ये उम्मीद तो की जा सकती है, पर अब उम्मीद में कितना खरे ये उतरते हैं, ये तो जब
निर्मला सीतारमण जी का जब पिटारा खुलेगा लोकसभा में तब पता चलेगा कि भाई क्या इसमें उन्होंने किया। पर उम्मीद तो की जा सकती है, पर इस विषय में विस्तृत बात तो 11 बजे की बात ही हो। बिल्कुल उम्मीद की जा रही है और उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाती है सरकार, ये देखना होगा, कुछ ही वक्त बाकी है। हितेश वाजपेयी जी, एक सवाल आपसे है। पिछले साल जब वित्त मंत्री ने देश का बजट पेश किया था तो उन्होंने कहा था ये आत्मनिर्भर भारत का बजट है। इस बार आत्मनिर्भर भारत पर कितना जोर, स्टार्टअप्स पर कितना जोर और लघु और मध्यम उद्योग जो कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा प्रभावित रहे हैं, उन पर सरकार किस तरीके से प्लान कर रही है, बजट में क्या दे सकती है उन्हें? देखिए, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि यदि बजट को हम बही खाता माने तो बही खाते में सबसे ज्यादा आवश्यक होता है कि सरकार के खाते में आने वाले बजट सत्र में, फाइनेंशियल ईयर में किस प्रकार से टैक्स के रूप में राशि आए। और रेवेन्यू कलेक्शन तब होगा जब मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी। सर, मैं रोक रहा हूं इस वक्त आपको। सरकार ने बड़ी राहत दी है वाजपेयी साहब, उसके बाद मैं आता हूं। बड़ी खबर, बजट पेश होने से पहले बहुत बड़ी राहत मिली है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ता कर दिया है सरकार ने। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर 91 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर की कीमत घटाई गई है। 19 किलो का कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर जो आप देखते हैं, नीला और पीला कलर का जो सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर पर अब जो कीमत है वो 1907 रुपए की है। तो शुभ से शुरुआत करने की कोशिश की है केंद्र सरकार ने। कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक के बाद ये बजट से पहले ही एक राहत देने की कोशिश की है। इसका मतलब अब 91 रुपए 50 पैसे की राहत कमर्शियल सिलेंडर पर मिली है। और अगर आप अंतर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको बता दें कि आपके घर में जो सिलेंडर आता है वो लाल रंग का है, वो घरेलू गैस कनेक्शन है। लेकिन होटल और बाकी जो व्यावसायिक जगह है जहां एलपीजी इस्तेमाल होती है, वहां नीले कलर के बड़े सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं। 91 रुपए 50 पैसा पर सिलेंडर उस पर कम हो गया। 19 किलो उसका वजन होता है और कीमत है उसकी 1907 रुपए। वाजपेयी साहब, ऐसा लगता है कि आज जो बड़ा भोज होने वाला है उससे पहले कम से कम स्टार्टर बढ़िया देने की कोशिश की है मोदी सरकार ने। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था 3 सेक्टर में जो दूसरा सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को राहत देने से हम डिमांड क्रिएट करने की, उसकी परचेजिंग पावर जो है सर्विस सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर की, वो बढ़ेगी। और जब तक हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट नहीं करेंगे तब तक हम अचीव नहीं कर पाएंगे, चाहे वो रोजगार के रूप में हो या इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्शन के रूप में हो। कैसे कि भाई जैसे एक 4 व्हील गाड़ी बनती है तो लगभग 1000 लोगों को रोजगार मिलता है। एक यदि ड्रेस खरीदती है हमारी बिटिया जाकर, यदि आउटफिट लेती है तो उस आउटफिट में लगभग 50 लोगों को पर ड्रेस रोजगार मिलता है। उसमें बटन लगाने वाले हो गए, बटन बनाने वाले हो गए, धागा बनाने वाले, धागा लगाने वाले, आयरन करने वाले, 50 पीपल। तो ये आमतौर पे गणित होता है। 1 किलोमीटर यदि सड़क बनती है तो उसमें 50 लोगों को सीधा रोजगार मिलता है। वहां पर रेस्टोरेंट वाले हो गए, पंचर वाले हो गए, रेडी वाले हो गए। तो ये देखिए, तो सेकेंडरी सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जिसको बूस्ट देना पड़ेगा। और हर चीज के देखने के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ कमर्शियल सिलेंडर सस्ता हुआ व्यापारियों के लिए राहत, लेकिन ऐसी ही राहत क्या आम आदमी को मिलेगी या बजट इंडस्ट्री और कमर्शियल के प्रो होगा? अमित मेरे साथ है और जहां वो खड़े हैं वो आर्थिक राजधानी है, वो 56 दुकान है, वहां व्यापारी रहते हैं, आम आदमी रहते हैं। अमित, आपके पास आ रहा हूं। अमित, जरा दोनों लोगों को जानने की कोशिश कीजिए, व्यापारियों से भी उन्हें कितनी राहत। 91 रुपए 50 पैसा कमर्शियल सिलेंडर सस्ता हो गया और आम आदमी को इस राहत से, इस खबर से क्या लग रहा है? ये बजट इंडस्ट्री, कॉमर्स, उसी को ग्रोथ देने वाला है या आम आदमी के भी खाते में कुछ आएगा? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और ये जिस वक्त मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये 56 दुकानें हैं और कमर्शियल है। और यहाँ पर ये मान के चलिए कि 24 घंटे कमर्शियल सिलेंडर का उपयोग होता है। हमारे साथ 56 दुकान जो है मालिक है, क्या नाम है आपका? गुंजन शर्मा। गुंजन शर्मा जी हैं। क्या आप अभी जो सरकार ने सबसे बड़ी राहत दी है कि कमर्शियल जो सिलेंडर है वो सस्ता हो गया है, तो कितनी खुशी है? ये बड़ी खुशी का विषय है, क्योंकि एक ऐसा तबका रेस्टोरेंट एरिया और स्ट्रीट फूड में सबसे ज्यादा उपयोग वाला अगर कोई वस्तु है तो वो है कमर्शियल गैस सिलेंडर। अगर उसकी कीमत कम होती है तो उसके 2 पर्याय हैं कि एक तो हमारे पास लागत कम होगी, दूसरा जो डोमेस्टिक से काला बाजारी वाला जो सिस्टम था उस पर भी रोक लगेगी। और ये सबसे महत्वपूर्ण था एक ऐसा समय जब रेस्टोरेंट लाइन ने सबसे ज्यादा सर्वाइव किया है। 2 साल में हमने 6 महीने बिजनेस नहीं किया है, उस समय राहत की जरूरत है।
सब्सिडी की भी जरूरत है। हम उसका स्वागत करते हैं कि आप कमर्शियल गैस सिलेंडर को सस्ता कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। मैं आपके पास आ रहा हूं अमित। रवि भोई साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब तक मृगेंद्र सर थे, अब रवि भोई साहब में ज्वाइन कर रहे हैं। रवि सर बहुत स्वागत है आपका। रवि सर सुबह सुबह ओपनिंग अच्छी हुई है, शेयर मार्केट अच्छा, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 91 रुपए 50 पैसा सस्ता कर दिया गया है। रवि भोई सर मेरा सवाल सीधा आपसे यह है, कांग्रेस ने उत्तराखंड में घोषणा की है कि अगर सरकार बनती है तो 500 रुपए से एलपीजी का सिलेंडर ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा। मैं बात कर रहा हूं सर घरेलू गैस सिलेंडर की। आम गृहिणी यही मांग कर रही है कि ठीक है कमर्शियल आपने सस्ता कर दिया, इंडस्ट्री को ग्रोथ देना चाहते हैं, व्यापारियों को ग्रोथ देना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके बारे में भी सोचिए, उसकी रसोई में भी लगने वाला तेल, जलने वाला सिलेंडर बड़ा महंगा है। जी स्वाभाविक तौर से जो घरेलू सिलेंडर है उसका भी रेट करना चाहिए। 1000 रुपए तक पहुंच गया है। पिछले 3-4 साल के भीतर काफी सिलेंडर के रेट बढ़े हैं। तो ऐसे में जब आप कॉमर्शियल सिलेंडर के रेट कम कर रहे हैं तो घरेलू सिलेंडर के रेट भी कम करना चाहिए। कई जगह सब्सिडी का भी प्रॉब्लम आ रहा है। आपने बहुत सारे गैस कनेक्शन बांट दिए हैं, गांव-गांव में बांट दिए हैं, छोटे गरीबों को बांट दिए हैं, लेकिन सिलेंडर के दाम ज्यादा होने के कारण जो उसका लाभ मिलना चाहिए छोटे गरीब तबके के लोग, आम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसको भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। ठीक, मैं इस पर आ रहा हूं आपके पास। और एक मेहमान हमारे साथ नहीं है अभी, बाकी हमारे साथ अर्पित सर हैं। अर्पित सर आपके पास आ रहा हूं। अर्पित सर, जब हर तरफ से इस तरह के पॉजिटिव संकेत मिलते हैं या जब कोई सेक्टर विशेष ग्रोथ करता है बजट से पहले, तो ये उम्मीदें दिखाता है, ये विश्वास दिखाता है, या दरअसल ये कुछ संकेत जो हालिया मिले होते हैं उनके जरिए से ग्रोथ हमें नजर आती है? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे? सर लौट रहे हैं आपके पास। उज्जैन पहले लिए चलते हैं, वहां पर लोगों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। बजट को लेकर काफी उम्मीद जता रहे हैं वहां पर। जी मीडिया संवाददाता मौजूद हैं, बात कीजिएगा। बिजली का बिल गरीब लोग भर नहीं पा रहे, मतलब हम लोग भी इसी में आते हैं मध्यम वर्गीय में, तो हम लोग को भी बहुत दिक्कत हो रही है। तो इसका ध्यान रखते हुए बजट बनाना चाहिए। तेल, गैस, बिजली के बिल वगैरह सारे ही महंगे हो रहे हैं और हमारा बजट सब इधर डामाडोल हो रहा है। कैसे क्या करें? गृहस्थी चलानी हमको, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, तो सारा ही मैनेजमेंट हमारा उल्टा सीधा हो रहा है। एम्प्लॉयज के ऊपर कम से कम लोड आए और वो उनको फैसिलिटी अच्छी प्रोवाइड की जाए। और साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट का अवेलेबिलिटी हो ताकि रोजगार के अवसर बढ़े और युवाओं को नए नए स्किल्स में डेवलपमेंट किया जाए ताकि उनके आने वाले फ्यूचर में उन्हें बहुत ही अच्छी ग्रोथ प्रोवाइड हो। साथ ही साथ हेल्थ के सेक्टर में हम ये भी चाहते हैं कि हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट ध्यान दे और बच्चों को, यहाँ तक कि बूढ़ों को, सभी लोगों को अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराए ताकि इन फ्यूचर उन्हें कोई भी दिक्कत ना फेस करनी पड़े। महाकाल की नगरी के लोगों का क्या कहना है, मानना है, सोचना है, ये हमने आपको सुनाया। उज्जैन की जनता क्या कहती है, सीधा अपने हम पैनल की तरफ चल रहे हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है और पैनल से पहले आपको बताते हैं बस थोड़ी ही देर में बजट पेश होने वाला है। 10 से 12 मिनट का और वक्त रह गया है। सभी लोग सदन के अंदर 11 बजे पेश करेंगी बजट, निर्मला सीतारमण। और बजट भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। अमूमन जब वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं तो या तो शेर व शायरी से या किसी कविता से इसकी शुरुआत की जाती है और आखिर में भी अपनी प्रतिबद्धता जताने के लिए किसी शेर से या किसी कविता से। इसमें चूंकि ये माना जाता है कि जब इतना लंबा बजट होता है तो एक वो उदासी सी ना रह जाए केवल आंकड़ों में, तो कुछ बीच में हल्का हल्का दे दिया जाता है ध्यान बनाए रखने के लिए। लेकिन जनता को शेर व शायरी से राहत नहीं मिलने वाली। इस बार जनता के लिए कुछ मिले तो ध्यान बना रहेगा जनता का भी, वरना हो सकता है कि जब क्रिकेट का मैच एक तरफा होता है तो अमूमन आदमी बीच में छोड़ के चला जाता है, अब जितना मर्जी पसीना बहाते रहें। एक फाइटिंग स्पिरिट दिखनी चाहिए, तो वो दिखती है क्या? ये बहुत बड़ी चीजों की पूजा। बिल्कुल। और अर्पित जी से एक सवाल आसिफ आप कर रहे थे, उसी सवाल का जवाब भी वो देंगे, लेकिन उसके साथ मैं एक और सवाल जोड़ना चाहूंगी। अर्पित जी, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है 2025 तक सरकार का, और कोविड काल में दूसरी बार ये बजट पेश हो रहा है, यानी कि यूं कहा जा सकता है कि एक अनुभव कोविड काल के दौरान बजट का रहा है सरकार को। अब ऐसे में इस टारगेट तक पहुंचना और साथ ही लोगों को राहत देना, ये कितनी बड़ी चुनौती रहने वाली है आज सरकार के लिए? मैम देखिए, इंडिया की फाइटिंग स्पिरिट हम देख रहे हैं। कोविड काल में पिछला बजट सरकार के लिए काफी डिफिकल्ट था,
पर आप अगर स्टैटिस्टिक्स पे ध्यान दें तो सरकार का रेवेन्यू बढ़ा ही है प्री कोविड पीरियड से। तो हमारा जो देश है हम काफी फाइटिंग स्पिरिट वाला है और सरकार मेरे ख्याल से बैलेंस्ड बजट रखना चाहेगी, कुछ टैक्स बेनिफिट देना चाहेगी और उसी के साथ सेक्टरल ग्रोथ को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। ठीक, मैं अर्पित सर इस पर आता हूं आपके पास। भंसाली साहब ऑर्डर से बैठे हमारे साथ। भंसाली साहब, स्टैटिक्स की बात की अर्पित सर ने, स्टैटिक्स से याद आया कि स्टैटिक्स डिपार्टमेंट ही तय करता है, इकोनॉमिक सर्वे बनाता है और इकोनॉमिक सर्वे तो कम से कम अच्छी चीजें दिखा रहा है। वो बता रहा है कि ग्रोथ दिख रही है, बूस्ट दिख रहा है। आपको भी उम्मीदें हैं क्या? देखिए, उम्मीदें हमें तो नहीं है, पर देश की जनता को बहुत उम्मीदें हैं इस बजट से। इस क्षेत्र में हम कहें, विभिन्न क्षेत्रों में तो कृषि, रोजगार, महिलाओं का संरक्षण, लघु उद्योग, हेल्थ, शिक्षा, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। और जैसा कि टैक्सेशन पे लगातार बातें हो रही है कि जो मोटे टैक्स जो थोपे गए हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि स्वास्थ्य के उपकरणों पे, जीवन रक्षक दवाइयों पे, इस विषय पर सरकार को उदारता दिखाते हुए इस बजट में आम जनता के हितों की बात करनी होगी। साथ ही जिस प्रकार कॉमर्शियल सिलेंडर के रेट मैं रोक रहा हूं आपको और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, अभी धुआंधार खबरें आ रही हैं और खबर ये एटीएफ की कीमतों में 8.5% की बढ़ोतरी हो गई है। एटीएफ यानी कि एयर टर्बाइन फ्यूल, यानी कि विमान के ईंधन को एटीएफ कहा जाता है। 8.5% की ग्रोथ हुई और ये बिल्कुल उलट है एविएशन इंडस्ट्री की उम्मीदों के मुताबिक। एविएशन इंडस्ट्री अपने लिए अगले 2 साल के लिए कम से कम टैक्स में राहत मांग रही थी। उसका मानना यह है कि टूरिज्म पूरा प्रभावित हुआ है कोरोना में, हमको स्टाफ को सैलरी देनी है, हमको अपना कुछ खर्चा भी बनाना है, इसलिए हमको चाहिए कि आप कुछ टैक्स में राहत दें, एटीएफ में कुछ राहत दें। लेकिन बिल्कुल उलट हुआ है और ये कि हवाई यात्रा अब महंगी हो सकती है क्योंकि एविएशन कंपनी सीधा आप पर असर डालेंगी। तो एक तरफ जहां हम टूरिज्म को ग्रोथ देने की बात कर रहे हैं, एक तरफ जहां हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या टूरिज्म को ऐसी कुछ राहत मिलेगी जिससे टूरिज्म बढ़े। हवाई यात्रा अगर महंगी हो जाएगी, एटीएफ महंगा हो जाएगा, तो फिर ये कैसे आगे काम करेगा। ये हमारे साथ जरा नितिन सर हैं। नितिन सर, आप ही ठीक नितिन सर के पास भी चलेंगे। लेकिन जहां एक तरफ कमर्शियल सिलेंडर हुआ है सस्ता, 91 रुपए 50 पैसे के आसपास, 1907 रुपए कीमत हो गई है, दूसरी तरफ एटीएफ महंगा हो गया है, यानी कि तेल महंगा हो गया है, अभी हवाई वाला। लेकिन आपकी कढ़ाई वाला और बाइक वाला, उस पर क्या असर पड़ेगा, अब बस पता लगने वाला। एक छोटा सा ब्रेक है, हम लगातार बने हुए हैं। ये बड़ी महा कवरेज जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर जारी। जल लौट पर